कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब मैं आप लोगों को फेशियल पैरालिसिस या अर्धित व्याधि इसका कुछ अनुभूति योग बताऊंगा और अपने आयुर्वेदाचार्य जो इतने भी आचार्य हैं चरक संहिता में जो चरकाचार्य जी ने लिखा है, वही माधव निदानकार जी ने जो लिखा है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फेशियल पैरालिसिस को हम लोग को किस तरह से निदान करना चाहिए, क्या हेतु रहते हैं कि वह फेशियल पैरालिसिस अर्धित हो जाता है। सबसे पहले मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। एकदम शास्त्र की भाषा तो हम लोग करेंगे, लेकिन सिंपल सिंपल भाषा में जब मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह में वक्रता आ जाती है, ये आधे भाग में बहुत ज़्यादा शूल होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, तो उसको फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। और आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि कौन से हेतुओं का सेवन करने से ये हो जाता है। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि माधव निदानकार जो है वो फेशियल पैरालिसिस केवल चेहरा को कंसिडर करके उसको अर्धित व्याधि बोलते हैं। जबकि चरकाचार्य जी हैं वो चिकित्सा स्थान उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। तो चरक जी ऐसा बोलते हैं कि चेहरा तो होता ही है और साथ में आधा शरीर भी हो जाता है, उसको अर्धित बोलना चाहिए। तो इन दोनों का थोड़ा सा मत में अंतर है। केवल फेस में रहे, केवल और केवल फेस में रहे तो उसको माधव निदानकार अर्धित बोलते हैं। चरकाचार्य जी बोल रहे हैं कि फेस में तो होता ही होता है, साथ में आधा शरीर भी होता है, वो पूरा व्याप्ति इसकी ज्यादा होती है, ऐसे व्याधि को अर्धित बोला है। ऐसा चरकाचार्य और माधव निदान का मत है। अब मैं इसके बारे में और अच्छे से बताता हूँ। माधव निदानकार वात व्याधि चिकित्सा अध्याय 45 में ऐसा बता रहे हैं। माधव निदानकार वात व्याधि निदान में, क्योंकि उनका केवल निदान ही लिखा है, वात व्याधि निदान में 45 चैप्टर जो है, 45 नंबर का चैप्टर है, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि अर्ध्यत्यनिलो वक्त्रम अर्धितम जन्यत्यतः जन्यति यतः। इसका मतलब यह है कि अर्धित में केवल मुख विकृति तो होती है, केवल और केवल मुख विकृति होती है, लेकिन ये चरकाचार्य जी को यह मान्य नहीं है। अर्धित का वर्णन करते समय चरकाचार्य जी ऐसे बोलते हैं, चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर जो वात व्याधि चिकित्सा है उसमें 39 नंबर का श्लोक में ऐसे बता रहे हैं कि अर्धे तस्मिन मुखार्धेर वा केवलम सा तदर्धितम। इसका मतलब यह है कि अर्धित में मुख में विकृति तो आती है, मुंह टेढ़ा हो ही जाता है, लेकिन साथ में पूरे आधे शरीर में भी विकृति हो जाती है। तो स्पष्ट रूप से ये कहना है कि मुख के आधे भाग में होती है, तो उसके साथ में जब केवल फेस को हम लोग देखते हैं तो नेत्र में, फिर उसके बाद में अपना जो चिक्स है पूरा, और कर्ण है, नासा है, कपाल है, ओष्ठ है, हनु है, मैंडिबल, पूरी तरह से ये एक साइड से टेढ़ा हो जाता है और उसमें विकृति हो जाती है। और चरकाचार्य जी बोलते हैं कि ये फेस में तो हो ही रहे, आँख कान नाक ये सब पूरा तो हो ही रहे, उसके साथ में आधे शरीर में भी, हाथ भी काम करना बंद कर देता है, पैर भी काम करना बंद हो जाता है। तो ये कर्मेंद्रिय जितने भी हाथ पैर वो एक साइड से फेस के साथ में हो जाता है, वोकल कॉर्ड भी जो रहता है उससे भी आवाज नहीं निकल पाती है, तो व्याप्ति ज्यादा है। और इसमें बोल रहे हैं कि हाथ और पैर में विकृति ज्यादा हो जाती है, ऐसा चरकाचार्य जी का मत है। और इसी को स्पष्ट करते हुए चक्रदत्त जी है, चक्रपाणी दत्त जी हैं, जिन्होंने चक्रदत्त नाम की टीका लिखी है, जो चरकाचार्य जी का चरक संहिता में आयुर्वेद दीपिका ऐसा टीका लिखी है, उन्होंने चक्रदत्त नाम की एक अलग किताब लिखी है। वो बोल रहे हैं कि अर्धित व्याधि होता है ना, तो इसमें वेग आते हैं, बार बार झटके आते हैं, और ये झटके जो रहते हैं, वेग आते हैं, वो स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। पक्षाघात जो रहता है वह परमानेंट रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो फेशियल पैरालिसिस जो है इसको क्योर करना ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम लोग पैरालिसिस देखेंगे, क्योंकि उसमें परमानेंट ये हो जाता है, हाथ पैर की विकृति हो जाती है, तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए माधव निदानकार जो बोल रहे हैं वही ज़्यादा देखना चाहिए। और चरकाचार्य जी का जो मत है कि वो पूरे आधे शरीर को बोल रहे हैं, तो वो तो हमें पक्षाघात में कंसिडर करना चाहिए। ऐसा चक्रपाणी दत्त जी ने चक्रदत्त नाम की पुस्तक में इसको स्पष्ट रूप से हमें हमारे लिए बता दिया है। और अर्धित व्याधि है वो चक्रपाणी दत्त जी ऐसा बोल रहे हैं कि केवल चेहरा अगर टेढ़ा हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, तो उसको ही हमें अर्धित समझना चाहिए। और हाथ पैर अवयवों की विकृति हो जाती है, एक साइड से पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कोई काम करने क्रिया हानि हो जाती है, तो उसको हमें पक्षाघात के अंडर में कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब हेतु बताते हैं। तो माधव निदानकार और चरकाचार्य जी का जो हेतु है वो ज्यादातर कॉमन ही है। तो वो ऐसे बोलते हैं, माधव निदानकार बोल रहे हैं कि उच्चर्व्याहरतो अत्यर्थम खादतः कठिना निवा हसतो जन्मतो वापे भारत विश्वाशिनः शिरनासोष्ट चिबुक कलाटे टेलाक्षण संदिगः अर्ध्यत्यनिलो वक्त्रम अर्धम जन्यत्यतः वक्री भवते वक्त्रार्धम ग्रीवा चाप्य वर्तते
शिरश्चरति वाक् संगो नेत्रादिनां च व्याकृतं ग्रीवा च मुखदन्तानां तस्मिन् पार्श्वे च वेदना यस्याग्रजो रोमहर्षो व्यपतुर्नेत्र वा मा विलम् वायुर्ध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्य हनुग्रह तस्मिमर्दितमिति प्राहु व्याधि व्याधि विचक्षणाः। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान में जाके ऊंचे स्थान में जा रहा है तो वह वायु का प्रकोप हो ही रहा है और बहुत आवाज में बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तो उसको भी फेशियल पैरालिसिस, क्योंकि वायु का प्रकोप होता है जितना जोर जोर से बोलते हैं। बस्ती का जो परिहार काल है या पंचकर्म का परिहार काल है उसमें भी स्पष्ट रूप से बोला है कि जब भी आप पंचकर्म कराते हैं उसके बाद में हमें जोर जोर से बोलना नहीं है। उसी तरह से अति कठिन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो रुक्ष पदार्थ है उसका सेवन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। जोर से हंसना, जोर से हंसने की वजह से भी वायु का प्रकोप हो जाता है। जम्भाई बहुत ज्यादा जोर से लेना, उसी तरह से भार वाहन करना, ऊंचे जमीन से जो समतल नहीं है ऐसे जमीन पे सोना और नीचे सो जाना, वो भी वायु का प्रकोप का कारण हो जाता है। अभी आप लोग को मालूम होगा, आप लोग पूरी दुनिया को ना आयुर्वेद के चश्मे से देखिए, तो जो नवनीत राणा अभी जो अमरावती की निर्दलीय सांसद है उनको जेल हो गया है। तो अभी पता चला कल, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको जमानत मिल गई, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ होने की वजह से और वो भी नीचे सोने की वजह से उनको स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ होने लगा और जे हॉस्पिटल में पूरा एमआरआई सीटी स्कैन किया गया क्योंकि वो जमीन पे सो रही थी, और जबकि स्पॉन्डिलाइटिस में ये अलाउड नहीं है जमीन। अभी लेकिन जेल हो गया तो जेल में थोड़ी ना वो सब देंगे, गद्दा वगैरह देंगे, वहां तो नीचे ही जमीन पे दरी पे सोना पड़ता है, कंबल पे सोना पड़ता है, और वहां गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है जेल में, एक कैदी आम कैदी की तरह रखना पड़ता है। तो फिर उनको ना बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगा। तो यहाँ पर जो ग्रंथों में बताया वो एकदम 100% सही है। ऐसे ही दिखता है कि जमीन पे अगर जो लोग सो रहे हैं, ऊंचे नीचे जमीन पे सो रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा जमीन में सो रहे हैं, और जब ऐसा करते हैं, बात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, तो उसकी वजह से सिर में, नासा में, कर्ण में, ललाट में, नेत्र स्थित जितनी भी संधियां हैं वहां पे वायु प्रकोपित हो जाता है और फिर वो अनेक प्रकार की विकृति करते हैं, और खासकर सारे मसल जो है ना एक साइड से विकृत हो जाते हैं। वो फिर मुंह जो रहता है वो पूरी तरह से टेढ़ा हो जाता है, वक्र हो जाता है, गर्दन एक बाजू में झुक जाती है, उसी तरह से शिर कंप होता है, सिर में कंपन बहुत ज्यादा होता है, वाक संग होता है, मतलब वायु जो रहता है वो ठीक से नहीं निकल पाता है, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से नेत्र में, नासा में, ग्रीवा में, हनु में, मुख में विकृति आ जाती है, वक्रता आ जाती है, और पीड़ा भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मसल्स में खिंचावट बहुत ज्यादा हो जाती है। और मुंह का आधा भाग जो है उसके जो स्नायु है, लिगामेंट्स और टेंडन्स है, वो पूरी तरह से, क्योंकि छोटे छोटे ज्वाइंट्स में भी, अब यहाँ पर भी अपना जो सब मैंडिबुलर ज्वाइंट है यहाँ पर भी लिगामेंट्स और टेंडन्स है, तो उसमें भी विकृति आ जाती है। इसी वजह से शैथिल्यता बहुत ज्यादा आ जाती है। इसी तरह से एक शरीर का एक भाग जो रहता है उसमें खिंचावट बहुत ज्यादा आ जाती है। रोगी जो है वो बोल नहीं पाता है क्योंकि वोकल कॉर्ड में भी उसको ऐसे खिंचावट आ जाती है, तो बोलने में भी असमर्थता हो जाती है। खाते समय द्रव पदार्थ मुंह में निगल पाते हैं क्योंकि वहां पर फूड पाइप है, वो वहां पर भी विकृति आ जाती है। एपिग्लोटिस का एरिया है वो पूरी तरह से विकृत हो जाता है, तो खाया पिया भी ठीक से नहीं जाता है, और वह पेशेंट सीटी भी नहीं बजा पाता है, विसल भी नहीं बजा पाता है, और चेहरे की अन्य क्रियाएं भी नहीं कर पाता है, जैसे हंसना है, बोलना है, रोना है, या अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि मुंह एक तरह से टेढ़ा ही हो जाता है। और संप्राप्ति में चरकाचार्य जी ने बोला है कि इसमें रक्त की दुष्टि प्रधानता रहती है, और रक्त की दुष्टि जो रहती है वही इसका हेतु रहता है। इसलिए हम लोग जो चिकित्सा करते हैं, मैं आगे बताऊंगा, रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है। आगे चिकित्सा का मैं बात बताऊंगा। उसी प्रकार से शरीरार्धम एकम वायु प्रपद्यते, मतलब मुख विकृति जब हो जाती है तो चरकाचार्य जी बोल रहे हैं कि मुंह का विकृति के साथ में हाथ, पैर, जंघा, उरु, इन सब में भी पीड़ा हो जाती है, बहुत ज्यादा विकृति हो जाती है। चरकाचार्य जी ने आधे शरीर का जो पूरा पैरालाइज्ड है, पैरालिसिस है, उसको अर्धित व्याधि बोला है। वो देखने का नजरिया है, उसको पक्षाघात ना बोल के उन्होंने चेहरे से लेके पूरा आधा भाग, पूरा पैरालाइज को अर्धित बोला है। लेकिन माधव निदानकर और चक्रपाणि दत्त ऐसा बोलते हैं कि केवल चेहरे का विकृति, क्योंकि ये टेम्पररी हो रहता है, इसमें झटके आते हैं, जब झटका चला गया तो वो पेशेंट को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन पक्षाघात को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कृच्छ साध्य या असाध्य भी हो जाता है। तो इसीलिए, और उसमें ज़्यादातर मसल्स में वेस्टिंग होता है, वेस्टिंग भी होता है, और दूसरा मसल्स में अक्रिया क्षमता, टेंडन्स और लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा लूज पड़ जाते हैं, तो इंसान को सेंसेशन रहता है लेकिन वो पैर नहीं उठा पाता, हाथ नहीं उठा पाता, वो पूरा वक्र हो जाता है। इसी तरह से प्रकार अगर देखते हैं तो योग रत्नाकर में अर्धित के 3 टाइप बताए हैं।
वातज, पित्तज और कफज बताए हैं। और योग रत्नाकर का जो है ऐसा ही हमें प्रैक्टिस में भी देखने को मिलता है। वातज अर्दित में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा शूल होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, शरीर का चेहरे का एक भाग जो है वो थोड़ा काला शाव वर्ण का हो जाता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा लाला स्त्राव होता है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है, शरीर का एक भाग कंपन होता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से गात स्फुरन होता है, ट्विचिंग होती रहती है, ऐसे फड़कन बहुत ज्यादा होने लगती है। और कोष्ठ में शोथ होने लगता है, मतलब पूरा शरीर के अवयव में भी स्वेलिंग आने लगती है। इसी तरह से पित्तज अर्दित अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा दाह पाक ऐसे सिम्टम हो जाते हैं, ज्वर होता है, बुखार आता है पेशेंट को, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मूर्छा बहुत ज्यादा आती है, और बहुत ज्यादा ना धुआं निकल रहा है पूरा अंदर बॉडी से, मुंह से निकल रहा है, इस तरह का फीलिंग आने लगता है। कफज अगर अर्दित हो जाता है तो सिर में, गंड प्रदेश में, उसी तरह से मन्या भाग में शोथ होने लगता है, सूजन आ जाती है हल्की हल्की, और मंद वेदना होती है, स्तंभ होता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ जाती है जब कफज संप्राप्ति रहती है। क्योंकि कफ जो है वह पूरी तरह से गुरु रहता है, और कफ जो रहता है वह संघात करता है, तो वह क्या करता है कि खिंचावट ज्यादा रहती है और हैवीनेस बहुत ज्यादा रहती है, गुरुता रहती, स्तंभ बहुत ज्यादा रहता है, वायु में कंप ज्यादा रहेगा। पित्त में दाह, पित्त वाले सिम्टम देंगे, दाह पाक वगैरह, ज्वर, मूर्छा, तृष्णा ऐसे सिम्टम रहेंगे। कफ वाले में स्तंभ रहेगा, शिरोगुरुता रहेगा, और उसी तरह से शोथ रहेगा, मन्या भाग में स्वेलिंग आ जाते हैं पूरी तरह से, सिर प्रदेश में, चेहरा और चेहरा पे भी ऐसे स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे सिम्टम कफज अर्दित में दिखाई देता है। अब साध्य साध्यत्व के बारे में माधव निदानकार ने वात व्याधि में क्या बताया, 47 नंबर का जो अध्याय है उसमें ऐसे बता रहे हैं कि क्षीणस्यानिमक्षासस्य प्रसक्त व्यक्त भाषिणा न सिद्ध्यते अर्दितम गाढ़म त्रिवर्षम विपनस्य च। मतलब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो गया है, उसी तरह से आंखों में हलचल नहीं हो रही है, आई मूवमेंट भी उनका रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, जिससे बोल नहीं पाता है, उसी तरह से शरीर में कंपन है, और 3 साल से कंटिन्यू वो फेशियल पैरालिसिस है, तो वह असाध्य की ओर चला जाता है। अगर उसकी चिकित्सा पहले हो जाए, 3 साल के पहले हो जाए, तो वह साध्य हो जाता है। उसी तरह से मुख से, नासा से, अक्षु से स्त्राव जो है वह कम मात्रा में निकलता है या नहीं निकलता है, तो वह साध्य होता है। अगर स्त्राव बहुत ज्यादा निकल रहा है, अनकंट्रोलेबल निकल रहा है, तो असाध्यता की तरफ जाता है। इसी तरह से माधव निदानकार के मधुकोशकार टीकाकार जो है उन्होंने भी यही चीज बोला है। इसी तरह से चिकित्सा, अब चिकित्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं अपने ग्रंथों का बताऊंगा और कुछ मैं आप लोगों को अपने अनुभव का बताऊंगा। तो पहले ऐसे बता रहे हैं कि चरक चिकित्सा स्थान 28 चैप्टर में 96 नंबर का श्लोक, और निघंटु रत्नाकर में भी इसके बारे में बता रहे हैं कि अर्दिते नावनम मूर्धि तैलम तर्पण में चा नाड़ी स्वेदोपनाहश्चा अनुप अनुपापिशितैर्हिताः स्नेहपानन नस्यम च भोजन नीलिहन्ति च उपनाश शस्यन्ते स्वेदनम च व तथार्दिते। इसका मतलब यह है कि अर्दित में बाह्य स्नेहन करना चाहिए। जैसे कि मेरा ये साइड का पूरा फेशियल पैरालिसिस हो गया है, तो वहां पर स्नेहन करना चाहिए। बहुत सारे बात शामक तेल है, जैसे चंदन बड़ा लाक्षादि तेल है, आंखें बंद करके मूरी वेणा तेल है, कुट्टम चुक्यादि तेल है, चंदन बड़ा लाक्षादि तेल है, फिर धन्वंतर तेल है, मूरी वेणा तेल है, बहुत सारे ऐसे तेल है, उससे अभ्यंग करना चाहिए। और बाह्य स्नेहन करने के बाद फिर स्नेह पान भी कराना चाहिए। तो अग्नि को दीपन पाचन करके हमें घृत पान कराना है, तो वो भी वात शामक, जैसे बलादि घृत है, शतावरी घृत है, अश्वगंधा घृत है, विदार्यादि घृत है, जो वात शामक घृत है उनका सेवन करना चाहिए। और दोषों के हिसाब से अगर देखें तो पित्त संप्राप्ति है तो तिक्त घृत देना है, महातिक्त घृत, पंच निम्ब घृत ऐसे देना है। पित्त की संप्राप्ति, कफज है तो त्रिकटु का सिद्ध, पिपल्यादि घृत वगैरह देना है। तो हमें दोषों के हिसाब से घृत पान कराना है। उसी तरह से स्वेदन देना है तो उपनाह स्वेद कराना है, यहाँ पर नाड़ी स्वेद कराना है। आंखें बंद करके कुकर में आप मेडिसिन डालिए, और जो कुकर का सीटी होता है वो निकाल के वहां पे गैस का जो पाइप रहता है जो सिलेंडर में लगाते हैं, वो पाइप को लगा के और आंखें बंद करके दूर से, इतना भी पास नहीं तो चेहरा खराब होगा, दूर से नाड़ी स्वेद करना है, उससे फायदा होता है। उसी तरह से नस से शीरबला तेल का 101 आवर्ती वाला जो शीरबला तेल है उसका नस से देना चाहिए। वातग्न भोजन का प्रयोग कराना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी हमारे एक यहाँ पर आयुष दर्पण में एक चिकित्सिका है जिनका नाम है डॉक्टर किरण नायक। उनके पास एक पेशेंट आई थी अभी फेशियल पैरालिसिस की, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको टाइम लगेगा, 6-7 महीना लगेगा, लेकिन उन्होंने 1 महीना में उनको ठीक कर लिया। वो भी आयुर्वेद की दवाई से, और यही सारा चिकित्सा दिया, स्नेहपान कराया, और एकांगवीर रस दिया, रसराज रस दिया, वृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, नस से दिया, और पूरी तरह से वो पेशेंट को रिकवरी हो गया, और बहुत फास्ट रिकवरी हुआ। ऐसे ही एक और डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम है, उनके पास भी एक पेशेंट आए थे, फेशियल पैरालिसिस तो नहीं हुआ था, लेकिन उनके कंधे जो थे वहां पर स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो गया था,
फेशियल पैरालिसिस जैसे ही था। तो मुनीष शर्मा मैम ने भी नस्य वगैरह दिया और पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया। तो ये है ना जो लिखा है कि वो जल्दी ठीक हो जाता है, अगर हमने चिकित्सा बराबर दिया और वायु का शमन कर दिया, वायु का अनुलोमन कर दिया, तो पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से अभ्यंतर स्नेहपान के साथ अन्य उपक्रम भी करना चाहिए, स्नेहोपक्रम, जैसे कि वातज्ञ सिद्ध तेलों से नावन नस्य देना चाहिए। नावन नस्य का मतलब है कि तेल में उंगली डुबो के और नाक में डालना, जितना उंगली में आता है उतना नाक में नस्य देना चाहिए। उसी तरह से शिरा पूरण करना चाहिए, शिरोधारा करना चाहिए, शिरोवस्ती करना चाहिए। शिरा पूरण का मतलब है कि हमें क्या करना है कि पिचू टाइप बना के और सिर के ऊपर रख देना है, जो शिरो पिचू रहता है उस तरह से करना है। कर्ण पूरण करना है, गंडूश धारण कराना है। फेशियल पैरालिसिस में मसल जो रहते हैं बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि खिंचावट बहुत ज्यादा होती है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ती है, स्तंभ बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर स्नेहन जब होगा तो सारे मसल, अगर मुंह में गंडूस धारण करेंगे, जितना तेल डालेंगे ना मुंह में रखेंगे ना उतना एब्जॉर्ब होता है, मतलब बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, सारे मसल्स को स्नेहन कर देता है। नस्य से भी स्नेहन होता है, कर्णपुरन से भी होता है, अभ्यंग से भी होता है और शिरो पिचू से भी होता है। जितना तेल बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना मसल्स जो है उनका रुक्षता कम होगा, स्तंभ कम होगा और पेशेंट को स्टिफनेस कम होगा, तो पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है। इसी तरह से कोष्ण तेल से गंडूश धारण करना है तो तिल तेल का करिए या शीर वाला तेल का करिए, शुद्ध वाला तेल का करिए, चंदन वाला लाक्षादी तेल का करिए, जो तेल साथ में है। महानारायण तेल का करिए। अब महाविषगर्भ तेल का मत करिए क्योंकि वह विषैले सारे द्रव्य हैं, तो उसका हमें गंडूश और कवल धारण नहीं करना है। एक तो तीखा भी होता है, जहर भी रहता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसको मुंह में नहीं अंदर लाना चाहिए, आंखों में भी नहीं लगना चाहिए। उसी तरह से कवल धारण करना यह व्याधि प्रत्यनिक उपचार है। उसके बाद में स्नेहन करने के बाद स्वेदन करना चाहिए। तो स्वेदन करना है तो नाड़ी स्वेद करना है, उपनाह स्वेद करना है, तो एरंड मूल का एरंड मूल लेना है, रासना लेना है, दशमूल लेना है, निर्गुंडी लेना है। ये वातज्ञ द्रव्यों का क्वाथ से कुकर में डाल के और उसका नाड़ी स्वेदन करना है। उसी तरह से गोधूम का चूर्ण मतलब गेहूं का चूर्ण लेना है और तेल लेना है, आनुप मास ले लेना है और उसको गर्म करके थोड़ा भून के, या गोधूम लीजिए, तिल लीजिए, अतसी लीजिए, ऐसे कुछ कुछ द्रव्य लेके और गेहूं को भून दीजिए और उसके बाद में गरम गरम एक दो तीन कपड़े में डालिए, उसका पोटली बनाइए और वह आटे का जो उपनाह देते हैं, अब वो भी कैसे गोधूम वाला, वो उपनाह स्वेद देते हैं ना, तो मसल्स को ना थोड़ा सा हीट मिलने से वायु का शमन हो जाता है, एयर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स रुक्ष रहते हैं और शीत रहते हैं, यहाँ पर उपनाह स्वेद देते हैं तो वो अच्छा रहता है, सुखकारी रहता है, वायु निकल जाता है और पेशेंट का फेस जो है वो ठीक होने लगता है। और ये उपक्रम बहुत उपयोगी रहता है। इसी तरह से औषधीय द्रव्यों में शुद्ध कुपिलों के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। शुद्ध कुपिलों का प्रयोग करिए, एक एक रत्ती की बात, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से योगराज गुग्गुल है, महावात विध्वंसक रस है, समीर पन्नग रस है, चतुर्मुख रस है, भल्लातक आसव है। भल्लातक आसव जैसे द्रव्य जो है उष्ण विधात्मक है, वो कफा संप्राप्ति में बहुत अच्छा काम करते हैं। वातज अर्दित है, वायु का उसमें है, शिरकंप वगैरह है, शूल है, स्तंभ है, खिंचावट बहुत ज्यादा है, तो उसमें दशमूल क्वात या बलाक्वात या तृण पंचमूल क्वात का हम लोग को इंटरनली सेवन कराना चाहिए और इन्हीं का नाड़ी स्वेद भी कराना चाहिए और वो भी दूध देना चाहिए, तो दूध से ब्रीहण होता है और वायु का शमन होता है। गाय का दूध सबसे अच्छा है। माश मोदक देना चाहिए, उड़द के पदार्थ मक्खन वगैरह देना चाहिए, तो पेशेंट को वातज अर्दित में बहुत अच्छा फायदा होता है। और आहार में दूध का सेवन, यूष का सेवन, मासरस का सेवन देना कराना बहुत अच्छा रहता है। अगर पित्त संप्राप्ति है तो उसमें स्नेहपान कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए और स्नेहन करना चाहिए। और गोघृत जो है, गाय का घी जो है वो बहुत ही उपयोगी है पित्त जर्दित में। रक्त मोक्षण भी कराना है। और जो व्याधि प्रतिनिधि दवाई जैसे एकांगवीर रस है, रसराज रस है, महावात विध्वंसक रस है, उसके बाद में समीर पन्नग रस है, चतुर्मुख रस है, उसी तरह से वात गजांकुश रस है, समीर गज केसरी रस है, महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, जो भी वात शामक सारे द्रव्य हैं, बृहत्व चिंतामणि है, त्रैलोक की चिंतामणि है, जितने भी ये सारे द्रव्य हैं, पंचामृत लोह गुगुल है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। इन सब का प्रयोग करना चाहिए। और कफज अगर अर्दित है तो उसमें बृहणोपचार अपेक्षित रहता है। शोथ बहुत ज्यादा है तो उसमें वमन करा देना चाहिए, वमन से कफ निकल जाता है, पेशेंट को अच्छा रहता है। और पुनर्नवा गुगुल है, पुनर्नवारिष्ट है, शोथग्न गण के द्रव्यों का हम लोग को वहां पे उपनाह कराना चाहिए। शोथग्न गण के द्रव्य जैसे पुनर्नवादी तेल है, उसका नस्य अगर दे दिया तो शोथ कम हो जाता है।
पुनर्नवाष्टकवात है, पुनर्नवारिष्ट है, पुनर्नवासव है, जो शोथ को दूर करे ऐसे द्रव्यों का प्रयोग हम लोग करें। शोथग्न गण के द्रव्य जो है वो सेलेक्ट करें और उसका क्वाथ बना के या सिद्ध तेल करके उसका अभ्यंग करें तो शोथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और हमें शोथ की सारी चिकित्सा करना है, जहाँ जहाँ पे विरेचन की जरूरत है, वमन की जरूरत है, रक्त मोक्षण की जरूरत है, वो वैसा चिकित्सा करें तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और इसमें पथ्य पथ्य क्या है कि वातग्न आहार विहार का सेवन करना चाहिए। मतलब एसी में नहीं सोना है, पंखे के नीचे नहीं सोना है। बहुत ज़्यादा तेज पंखा लगा दिया है, हवा बहुत तेज जा रही है, एसी भी बहुत ज़्यादा लगा दिया है, तो वो वातग्न आहार विहार को विशेष रूप से हमें फॉलो करना है कि वात को नहीं बढ़ने देना है। उसी तरह से अपथ्य में शीत पदार्थों का सेवन बंद कर देना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, फ्रिज के पदार्थ नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, दही का सेवन नहीं करना है, शीत हवा नहीं लगनी चाहिए, एसी की हवा नहीं लग एसी की हवा लगे लेकिन जितना शरीर को चाहिए उतना ही, बहुत ज़्यादा अति मात्रा में अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। उसी तरह से ठंडी हवा और सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में घूमना, अगर शीत ऋतु है और बर्फ़ गिर रही है और वहाँ पे घूम रहे हैं तो वो वायु का प्रकोप करेगा। वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, अति मैथुन नहीं करना चाहिए, दीवार स्वैप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। सुबह उठने के बाद जो वॉकिंग करके आते हैं तो पूरी तरह से मल मूत्र निकल जाता है, तो अपान वायु सब पूरी तरह से शरीर शुद्ध हो जाता है। अपान वायु अगर संचित रहेगा तो वह बहुत सारी पैथोलॉजी करेगा और फिर वो बीपी भी बढ़ा सकता है। इसलिए हमें ये देखना है कि हमें वात पित्त कफ इन सबको फॉलो, इनको बैलेंस करने के लिए दिनचर्या का अच्छे से फॉलो करना है। अभी आप लोग, मैंने अपने सर के नोट से पढ़ा दिया है। आप लोग के जो भी प्रश्न है वो कृपया यहाँ इनबॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग जो भी प्रश्न पूछेंगे वह सच में अच्छे प्रश्न होते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं, आप लोग जो भी हैं ना वह अच्छा प्रैक्टिस करते ही हैं और साथ में आप लोग पढ़ने के उत्सुक हैं। प्रैक्टिस तो करना है लेकिन प्रैक्टिस को और इम्प्रोवाइज करना है। डेली डेली आप लोग और अच्छा कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस को। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत कौर मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रियंका राजपूत जी इतनी बढ़िया डॉक्टर है ना, इनके पास जितने भी पेशेंट आते हैं छत्तीसगढ़ में सभी को प्रियंका मैम कोशिश करती हैं कि अच्छा से अच्छा दवाई देके ठीक कर दे और रिजल्ट बहुत अच्छा है। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम भी बहुत बढ़िया कर रही हैं, लक्ष्मी मैम भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही हैं। प्राउड ऑफ यू ऑल। डॉक्टर सविता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिकेश मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैंने जो भी द्रव्य बताए उसके अलावा भी बहुत सारे द्रव्य हैं, मैं अभी 4-5 ही द्रव्य बताता हूँ। जैसे कभी भी पैरालिसिस जैसा कंडीशन रहा तो हमें क्या करना चाहिए, एकांगवी रस, रसराज रस। और हम लोग ना जैसे नस से दे रहे हैं तो पंचेंद्रिय वर्धन तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वचा तेल अगर संज्ञा स्थापन करना है तो वचा तेल है। फिर उसके बाद में ज्योतिषमती तेल है और बहुत सारे द्रव्य हैं जो संज्ञा स्थापन गण में बताए हैं। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर मधुमेह के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल होता है, 3-3 दिन के बाद एरंड तेल दे रहा हूँ 4-4 स्पून, फिर भी टॉयलेट नहीं हो रहा, और क्या दे। इसमें घृत पान कराइए और तक्र का सेवन कराइए। जो ताक होता है ना, तक्र, उसका सेवन कराइए और हो सके तो मात्रा बस्ती दे दीजिए, क्योंकि जब तक लार्ज इंटेस्टाइन सॉफ्ट नहीं होगा आप कितना भी लैक्सेटिव ये देंगे उससे फायदा नहीं होगा। स्नेहन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और पहले हेतु निकालिए कि रात्रि जागरण हो रहा है क्या, वेगों का अवरोध हो रहा है क्या, टाइम पे कितना बजे उठते हैं, कितना बजे सोते हैं, तो वो दिनचर्या रात्रिचर्या उनका अच्छा कर दीजिए। और पेशेंट मानसिक कंडीशन कैसी है, काम शोक भयाद वायु, काम से शोक से भय से वायु का प्रकोप होता है तो पेशेंट, और ये सूखा धान्य खा रहे हैं क्या पेशेंट, कड़ धान्य बहुत ज़्यादा खा रहे हैं क्या, चना मटर मटकी बाजरी पोहे ये सब ज़्यादा खा रहे हैं क्या, खाने में घृत का सेवन कम हो रहा है, सारा हेतु निकालिए तब चिकित्सा करिए, तब बहुत मजा आता है, पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाता है। आप नहीं तो लैक्सेटिव देते रहेंगे, पेशेंट ठीक ही नहीं होगा, उसको फिर एडिक्शन हो जाएगा वो सबका, और वो हमारी चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास पेशेंट आता है संप्राप्ति भंग करके पेशेंट को ठीक करके भेज देना चाहिए, फिर वो दूसरे पेशेंट को हमारे पास भेजे, ऐसा हमेशा रहना चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य जगजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर अवनिंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी आपकी भी जय हो, ये बोल रहे हैं गुरुदेव की जय हो, तो आपकी भी जय हो मिश्रा जी। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान नाइक जी बोल रहे हैं महान वैद्य श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर सत लहरे जी प्रणाम नमस्ते आपको। डॉक्टर
अरविंद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं सर क्रॉनिक पेशेंट में भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम रहेगी। क्रॉनिक पेशेंट में घृतपान ज्यादा कराना पड़ेगा। जो 3 साल से पुराना पेशेंट है ना, उनको घृतपान ज्यादा कराना पड़ेगा। और स्वर्णकल्प, जैसे कि हम लोग अब उसमें ये देखना है कि क्षीण हो गया क्या पेशेंट, बहुत ज्यादा उसका बल क्या नहीं है क्या, तो थोड़ा बृहन करना है। तो हमें स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसन, ये ऐसे। फिर उसके बाद में रौप्य भस्म, उसके बाद में रौप्य भस्म मस्तिष्क को ताकत देता है। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, ऐसे भस्म वगैरह रसायन, जैसे कि मतलब हमें ना बृहन करना है पहले। तो ब्रह्म रसायन, विदार्यदि रसायन, अश्वगंधा लेहम, फिर बला के कोई कल्प है, शतावरी कल्प, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, ऐसे पहले बल देना है और फिर हमें ये सारी चिकित्सा करना है, नस्य वगैरह। जब प्राप्त हो जाएगा तो वो पेशेंट को ठीक करना बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसे पेशेंट जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, तो जैसे एक्यूट फेज में पेशेंट आए तो 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं, किसी किसी को 1 महीना मैक्सिमम लगता है, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट को हो सकता है 1.5 साल लगे। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए कि पेशेंट को टाइम लगेगा, और पेशेंट को काउंसलिंग करते रहना चाहिए कि आप हर महीने में इंप्रूवमेंट देखिए, जल्दी जल्दी मत करिए, क्योंकि क्रॉनिक हो गया है, संप्राप्ति बहुत ज्यादा धातुगत अवस्था में चल गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो 1.5 साल तक हमें बोल देना चाहिए कि उतना टाइम लग जाएगा, और कोई बात नहीं आपका। और पंचामृत लोग गुगुल जैसे द्रव्य हैं तो वो पूरे नर्व्स को अच्छा करते हैं, मसल्स को अच्छा करना है तो अश्वगंधा लेहम बहुत अच्छा काम करता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होते जाता है। दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम भया, उस हिसाब से। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रही हैं, बहुत बढ़िया चीज बोल रही हैं। सविता जी बोल रही हैं सर, हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्रेन ऑपरेटेड 4 year बैक, soon after patient lost his vision, hearing problem, had facial paralysis, can I start with नस्य with शिरबला तेल। आप मेरा वाला सविता जी यूज करिए, 101 आवर्ती वाला, तो वो अच्छा हो जाएगा। शालीषष्टिक पिंड श्वेत कर लीजिए। हाँ, ये मेरा रह गया था, शालीषष्टिक पिंड श्वेत का भी फेशियल पैरालिसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन पिंड श्वेत हम लोग करें तो ज्यादा वहां पे ये हीट ना लगे, क्योंकि आंखें भी हैं, तो अपने सेंस ऑर्गन्स को डैमेज ना हो। एकांगी रस, पंचामृत गुल, सारीवादी बट्टी, बहुत बढ़िया आपने बताया, ये सब करिए। और विजन को बृहद वास्कादि के शायद सप्तामृत लौ, उसका प्रयोग कराइए, तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और ओरिजिनल लिखे, सप्तामृत लौ मार्केट वाला मत यूज करिए, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा, उसका प्रयोग करिए। शीर वाला तेल का नस से दीजिए, तो ऑप्टिक नर्व जो है, रेटिना है, उन सबको ताकत मिलेगी, विजन अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर दिव्या नायर जी बोल रही है माश तैलम नस्य, बराबर है आपका, माश तैलम नस्य का भी प्रयोग कराते हैं, माश तेल से मसाज अभ्यंग भी कराते हैं। सविता जी बोले हैं सर गंडूश कैसे करें फेशियल पर, मुंह एक साइड में फुल नहीं सक, कोई बात नहीं, आप एक साइड में तो फुल रहे ना, जितना एब्जॉर्ब होगा होगा, एक साइड में भी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसमें शीर बला तेल, 101 आवर्ती वाला शीर बला तेल मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। तो वह अगर गंडूश धारण करते हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब होता है। और मैंने, क्योंकि बहुत हजारों पेशेंट ठीक है, तो वो पैरालिसिस जो है ना, पालसी जो है, वो पूरी तरह से ठीक होता है। इस तरह से ब्रेन का भी पैरालिसिस होता है, सेरेब्रल पालसी जो बच्चों को हो जाता है, उसमें भी हमें नस से और यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या रहता है कि मज्जा तंतुओं पे ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए बस्ती का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसमें फेशियल पैरालिसिस में बस्ती का प्रयोग करें तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी नस्य से, कबल धारण करने से, कर्ण पूरण करने से, गंडूश से, अभ्यंग से, वात शामक द्रव्यों से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, प्रणाम आपको। दिव्या नायर जी बोले सर इमीडिएट दिस कैन नॉट बी डन, क्या नहीं, मार्च तेलम नस्य इमीडिएट हम लोग तो करते हैं ना, इसमें क्या है। मार्च तेल आपका कैसा क्वालिटी का है वो देखिए, खर पाकी होगा या मध्यम पाकी होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वह मृदु पाकी है और अच्छा क्वालिटी का तेल है तो हम लोग नस से देते हैं। फेशियल पैरालिसिस से तो क्या, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालिए आप और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अभी एक देखिए डॉक्टर रविंदर यादव जी हैं, इनकी वाइफ को भी पैरालिसिस हुआ था, अभी मैम पूरा ठीक हो गई हैं, अब वो मेरा दवाई ली थी और पूरा ठीक हो गई हैं। अब मतलब आपके सामने रविंदर यादव जी हैं, इनकी वाइफ मिलने भी आई थी मुंबई से और उनको पूरा ठीक हो गया है। डॉक्टर राजिंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पारिस जी बोले लेप में क्या दे सकते हैं अर्दित में, आप वात शामक द्रव्य जैसे दशमूल का चूर्ण मिलता है, दशांग लेप रहता है, दशमूल का चूर्ण एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए, उसका आप लेप लगा दीजिए तो वो वात कफत संप्राप्ति को भंग कर देता है। उसी तरह से कुट्टम चुक्यादि चूर्ण है, उसका आप लेप लगा दीजिए, वात शामक रहता है। कुट्टम चुक्यादि चूर्ण, कोलकुलत्थादि चूर्ण है, उसका भी पानी में घोल के और लेप लगा दीजिए तो वो मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। अश्वगंधा पाउडर है, बल्ले और बृहणीय गण के जितने द्रव्य है, उसका आप लेप लगा दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। लेकिन लेप से ज्यादा अच्छा है कि नस से दे दिया जाए, इंटरनल दवाई, इंटरनली वो ठीक होना चाहिए। लेप का भी एक महत्व रहता है, जो लोग लेप पे विश्वास करते हैं वो लेप करिए।
और इतना सारा भी नहीं करना है कि पेशेंट इरिटेट हो जाए, बहुत सारा लेप वेप लगा देंगे पेशेंट भाग जाएगा। हमें इरिटेट नहीं करना है पेशेंट को, हमें ये देखना है कि वो एक जीवित इंसान है, हम ये मशीन की इलाज नहीं कर रहे हैं, जीवित इंसान को उसको इरिटेट नहीं करना है। और लेप उसके लिए वो उसके लिए कंफर्टेबल है लेप चिकित्सा तो करिए आप, लेप अभ्यंग स्वेदन सब करिए। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कनवल देव जी नमस्ते प्रणाम आपको। सनातन सत्य जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, 68 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड हेड इंजरी फ्यू डेज बैक, अनु तेल का नस से चल रहा है, फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो प्रिवेंशन के लिए क्या दे सकते हैं? एक तो उनको पहले तो बीपी कंट्रोल कैसे हो, तो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, मॉर्निंग वॉक और पूरा दिनचर्या और ऋतुचर्या और आहार का और खाने का टाइम ये सब अच्छा करिए, वेगावरोध नहीं होना चाहिए। और रसायन चिकित्सा दे दीजिए, वो पेशेंट के प्रकृति के हिसाब से रसायन अवलेह देखिए कि कौन सा सूट करेगा। और नस से कंटिन्यू देते रहिए अणु तेल का, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बीपी हर समय एक एक हफ्ते में चेक करते रहे, डेली जो डिजिटल वाला आता है बीपी ऑपरेटर उसे डेली चेक करते रहे, एक बार हो जाएगा, पेशेंट को कभी कुछ नहीं होगा। और उनको यापना बस्ती अगर दें तो यापना बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। 68 है तो वो 108 साल के हो जाएंगे, 40 साल और जी सकते हैं अगर उन्होंने पूरी आयुर्वेद को फॉलो किया। अभ्यंगम आचरण नित्यम स जराशम बातः। और वायु प्रकोपक आहार विहार का सेवन न करें, जैसे रात्रि जागरण न करें, अति मैथुन न करें, अति चिंता न करें, अति शोक न करें, वेगों का धारण न करें, मॉर्निंग वॉक करें, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। डॉक्टर राजेश जी बोले हार्ट वॉल स्टेनोसिस का कोई इलाज हो सकता है? 100% हो सकता है। स्टेनोसिस हुआ है इसका मतलब है वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, तो हमारा रस पाचक रक्त पाचक, इसको घृत में जो पटोल इंद्रकूट की रस पाचक उसको घृत में सिद्ध कर देना है और उसका सेवन कराना है। रस पाचक रक्त पाचक, प्रभाकर वटी, हृदय वल्लभ रस, नागार्जुनाभ रस, प्रभा फिर हृदयार्णवटी, ये सारे जो द्रव्य हैं ना जो हृदय पे, अर्जुन शीर पाक, ये सब का प्रयोग। और फिर स्टेनोसिस है ना तो हृद बस्ती, जो आयुर्वेद में बताया हृद बस्ती देंगे तो स्टेनोसिस ठीक हो जाता है। और घृत पान कराएं, दाढ़ी मादी घृत कराएं, जो पांडु रोग में बताया, ऐसे घृत पान कराएं, स्नेहन जितना होगा उसी तरह से ये जो बताया है कि दशमूल काढ़े का और धानवंतर तेल का बस्ती दें। कंटिन्यू अगर बस्ती देते हैं ना तो जितना तेल एब्जॉर्ब होता है उतना स्नेहन होता है और वॉल में जो स्टेनोसिस है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। हमें स्नेहन करना है। स्टेनोसिस का मतलब है कि उस पूरी तरह से रुक्ष गुण बढ़ के हार्ट वॉल जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है, वहां पे स्नेहन होना जरूरी है। तो अभ्यंतर स्नेहपान भी कराएं, हृदय बस्ती भी करें, बस्ती भी दें, सब तरह से नस से दें तो ठीक हो जाए। लेकिन इसको ये नहीं होना चाहिए कि एक महीना में साईं बाबा ठीक कर सकते हैं हम लोग। आप राजेश जी आप साईं बाबा नहीं है, आपको ना नॉर्मल इंसान की तरह चिकित्सा करना है। तो पेशेंट को बोलना है कि 3.5 साल, मिनिमम 1.5 साल, मैक्सिमम 3.5 साल लगेगा। और हर 3 महीने में इको कार्डियोग्राफी करके चेक करते रहें कि स्टेनोसिस में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। टाइम लगेगा क्योंकि स्नेहन होना है, हार्ट के वॉल में स्नेहन होना है तो टाइम लगेगा। तो 1.5 साल का टाइम मांग के धीरे धीरे आप दवाई देते रहिए और स्नेहन करते रहिए, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों के टीथ मुश्किल से निकल रहे हैं तो क्या करें? अब बच्चों का टीथ मुश्किल से निकल रहे हैं तो उनको आदत डालिए कि वो तिल तेल को मुंह में धारण करें या नारियल तेल मुंह में धारण करें। तो उससे क्या होगा कि गम्स जो है ना उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाएगा। अगर उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, मुश्किल से अगर हो रहा है तो गंडूश और कवल पे भरोसा करिए। और कैल्शियम के सप्लीमेंट जैसे कि अपना प्रवाल पंचामृत है, उसी तरह से सुधाकल्प में जैसे कि प्रवाल पंचामृत है, कामदुधा रस है, प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, कपर्दिका भस्म है, शौक्तिक भस्म है, मौक्तिक भस्म है, मौक्तिक पिष्टी है, ये सब आप देते रहेंगे तो अपने आप दांत जल्दी जल्दी निकलते हैं। इसके बावजूद अगर कम रह रहा है तो नस्य का प्रयोग करिए बच्चों में, और नस्य ज़्यादा नहीं, 2-2 ड्रॉप भी डाल दिया बच्चों को तो शीरबला तेल का वो अच्छा है। और एक महापैशाचिक घृत बताए जिसके बारे में बोला है कि अंगानम बलवर्धनम, वो उन्माद चिकित्सा में महापैशाचिक घृत है, तो उसे अभ्यंग करना है, उसका घृत पान कराना है, उसका नस्य देना है। तो कहीं पर भी कोई अवयव अगर देरी से हो रहा है निकल रहा है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ इसका पूरा प्रैक्टिकली हमने किया है, इसलिए मैं उसी आधार पे बता रहा हूँ। कोई भी ऐसे किताबी ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान के साथ साथ में प्रैक्टिकल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। अरविंद जी बोले सर एक पेशेंट को ईयर के पास, एक तो पेशेंट का स्पेलिंग अच्छा करिए अरविंद जी, आप हमेशा पेशेंट PESANTS, एक डॉक्टर को ये शोभा नहीं था पेशेंट का स्पेलिंग। ईयर के पास पस हो गया है, AKT देना है और क्या, इसमें सूक्ष्म त्रिफला दीजिए अरविंद जी तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा।
डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं कि बस्ती चिकित्सा में क्या दें, कौन सी बस्ती बेस्ट है। अगर बस्ती देना है तो आप लोग को ना जो भी जैसे अगर नॉनवेज खाने वाले पेशेंट है और आप लोग नॉनवेज देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है तो अजा मांस घृत या मज्जा बस्ती वो सबसे श्रेष्ठ रहती है। या फिर आप लोग ना मतलब जिसमें मांसरस वाला बस्ती है, मांसरस वाला देंगे तो वो जल्दी अच्छा रहता है। अंडे का भी, कच्चे अंडे का भी बस्ती देते हैं, वो बस्ती बेस्ट रहती है। अगर वेजिटेरियन है, पेशेंट भी वेजिटेरियन है और आपको भी वेजिटेरियन यूज करना है तो माधु तेल एक बस्ती अच्छा है, या अपना बस्ती अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करता है, या शीरबला तेल का। हर बस्ती तो अच्छा ही रहता है। आप कितना द्रव्य डालते हैं और आपके पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको वो भी देखना है कि पेशेंट पैसा दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। आप नहीं तो बहुत सारा दवाई डालेंगे और पेशेंट उतना नहीं दे पाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए बस्ती भी सेलेक्ट करना है तो आपके अफोर्डेबिलिटी पेशेंट का देखना चाहिए। पेशेंट टूटना भी नहीं चाहिए कि बहुत महंगा इलाज हो रहा है, और हमारा पेशेंट भी ठीक होना चाहिए। और हमारे इस तरह से बोलते हैं कि जैसे महापश्चात घृत का बस्ती दे दो। जैसे जैसे जो जो कंडीशन रहती है, उन्माद अपस्मार जैसे कंडीशन है तो आप महाकल्याण घृत का दे दीजिए, ब्राह्मी घृत का दे दीजिए। तो अब ब्राह्मी घृत भी अगर देंगे ना तो मस्तिष्क को भी अच्छा करेगा, सारे धातुओं को अच्छा करेगा। महाकल्याण घृत का बस्ती दे दिया, वो तो बहुत बेस्ट है। या फिर घी और तेल इमल्सिफिकेशन करके वो दे दीजिए तो बहुत बढ़िया काम होता है। आप लोग ना भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने आचार्यों के गाइडलाइन के। इसमें बोल रहे हैं उषा जी बोल रहे हैं कार्पस इत्यादि तेल नस से वेरी यूजफुल, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा काम करता है कार्पस इत्यादि तेल का, नस से भी, अभ्यंग भी, कर्णपुराण भी, और गंडूश और कवल भी। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं आप लोग ना भारत के इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इतना बढ़िया बढ़िया चीज बता रहे हैं। विनोद जैन जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि अर्दित में नित्य विरेचन जरूर दें, रसराज रस बेस्ट है। नमस्कार सर। विरेचन इसलिए देना है क्योंकि ये प्राण वायु की विकृति है और प्राण वायु को अनुलोमित करने के लिए बस विरेचन देके फिर बस्ती की तरफ जाना चाहिए। तो त्रिवित लेहम जो है वो सेफ है, मस्तिष्क रोगाधिकार में बताया है। ऊर्ध्व जत्रुगत जितनी भी व्याधियां हैं उसमें त्रिवित लेहम का बहुत अच्छा है, नहीं तो अभ्याधि मुदक है, गंधर्व हरित की टैबलेट है। विरेचन देने से वायु का अनुलोमन होता है। और एक चीज रह गया था कि रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है और रक्त के खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है। तो जो भी पैरालिसिस होता है, फेशियल पैरालिसिस हुआ, पूरा बॉडी का पैरालिसिस हुआ, ये जो बोलते हैं पेरिप्लेजिया हो गया या डाइप्लेजिया हो गया या क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, तो इसमें हमें सिराओं और कंडरा को ताकत देना होता है। तो इसीलिए विरेचन जो है वो पित्त की चिकित्सा है, रक्त की चिकित्सा है, और रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती है और खरपाक से कंडरा और कंडरा और स्नायु बनता है। तो इसीलिए हमें रक्त धातु को अच्छा करना है। अभी ये पैरालिसिस में एक और चीज रह गया, हमें ना रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्य, जैसे कि हम लोगों ने ताप्यादिलो दिया, चंद्रकला रस दिया, रस पाचक दिया, रक्त पाचक दिया, ये भी अगर दे देना तो आगे वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और जितना रस और रक्त का प्रसादन होगा उतना पैरालिसिस में जल्दी जल्दी रिकवरी होने लगता है, स्नायु और कंडरा सीधी ठीक होने लगती हैं। ऐसा है, ऐसा अपने ग्रंथकारों ने बताया और वैसा बहुत रिजल्ट अच्छा आता है। उषा जी बोल रहे हैं लहसुन कल्क विथ नवनीत इंटरनली यूज, बहुत बढ़िया। लहसुन जो है वो आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है। अगर फेशियल पैरालिसिस कफावृतवात की वजह से या पित्तावृतवात का वहां पे अगर आवृतत्व है तो नवनीत के साथ या दूध लहसुन शीरपाक का प्रयोग करते हैं, आवरण जन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। उषा जी प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले जो मैं अभी बोल नहीं पाया, मैं भूल गया था, लेकिन मेरे को आप याद दिलवा रही हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने में इजी जा रहा है। प्राउड ऑफ यू। सत्यवान नायक जी बोले सर शुक्राणुहीनता जो प्रमेय में कैसे उपचार करना चाहिए। इसमें शुक्र शोधनीय गण और शुक्र वर्धक गण, मेरे पास ना मेरे सर एक दवाई बनाते हैं, जमदग्नि सर नहीं, जमदग्नि सर से मैंने ज्ञान लिया है। एक सर हैं वो बहुत सारे दवाइयां बनाते हैं ऑथेंटिक, तो मेरे पास एक गोली है शुक्र शोधन गण और शुक्र वृद्धिकर गण, इसके न टैबलेट्स हैं, वो आप दीजिए, बहुत जल्दी से शुक्राणु बढ़ते हैं। शुक्र शोधन गण देने से तो बहुत अच्छे से वो शुक्र वह स्रोतस पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इस तरह से शुक्रानिल विबंधेशु की बस्ती है वो दे दीजिए, और उसी तरह से शुक्र वल्लभ रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, वंग भस्म, फिर कामिनी विद्रावण रस, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन कराइए तो अजस्पर्मिया ठीक हो जाता है। कभी कभी हमें उत्तर बस्ती देना पड़ता है, तो बस्तांड घृत का अगर उत्तर बस्ती देते हैं तो अजोस्पर्मिया में स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति भंग होती है, स्नेहन हो जाता है और अजोस्पर्मिया ठीक हो जाता है।
तो इसीलिए उत्तर बस्ती अगर आपको नहीं आता है तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। उत्तर बस्ती मेल पेनिस को 45 डिग्री में लेके, और वो जो 5 ml का जो सिरिंज होता है उसमें आप बस्तांड घृत डाल दीजिए या वृक्ष के द्रव्य डालिए, और उसमें आगे जो है ना वो 2 या 3 नंबर का जो कैथेटर होता है, सिंपल कैथेटर, वो लगा के और आप अंदर पेनिस के अंदर डाल दीजिए 45 डिग्री में रख के, और धीरे धीरे पुश कर दीजिए। 5 ml से 25 ml तक हम मेल को उत्तर बस्ती देते हैं। आपको अगर सीखना है तो आप मेरे पास है, मैं उत्तर बस्ती सिखा दूंगा। तो अजस परम्या में बस्तांड घृत का उत्तर बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। और मेल्स को तो मेंसेस नहीं आते हैं तो आप कंटिन्यू 6 महीना भी देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा रहेगा। जितना जैसा कंडीशन होगा हर महीने में चेक रहिए, हर 15-15 दिन पे चेक रहिए, तो आपको पता चल जाएगा। किसी किसी को लॉन्ग देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है, लेकिन फायदा हो जाता है। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जैन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो हम श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों का सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और आप लोग प्लीज प्लीज अपना ना ख्याल रखिए। अभी आप लोगों की जिंदगी जो है बहुत ज़्यादा अमूल्य है, बहुमूल्य है, अनमोल है। हम उसका कोई वो नहीं कर सकते। तो अभी का गर्मी का सीजन है, तो आप लोग ना जब भी आप लोग बाहर निकलें तो अपने आप को हमेशा सर ढक के निकलिए। आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, घर परिवार सबको, माता पिता सभी का आप लोग ख्याल रखिए, और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। आप लोग हैं इसलिए पूरा देश है। आप लोग भारत के बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, और हमारे लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयुष दर्पण ये चाहता है कि हमारे सारे चिकित्सक कम से कम 100 साल जिए और स्वस्थ रहें, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहे। आप लोग के पास धन धान्य हो, यश कीर्ति सब आपके पास हो जाए। तो ऐसा शुभकामना देते हुए मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल फिर मैं 7 बजे आऊँगा, कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो अभी मैं प्रणाम करता हूँ, और 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोग को, धन्यवाद।